हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो फिजिक्स पार्ट 2 का। एक्चुअली फिजिक्स में 14 नंबर्स है, लेकिन पार्ट 2 का ये चैप्टर से फिजिक्स पार्ट 2 का, उसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर्स। हम लोगों ने ऑलरेडी रेडिएशंस के बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़ा है। कहां सर? चैप्टर नंबर 3 कौन सा? केटीजी एंड रेडिएशन। याद आ रहा है आपको? स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था हमने। ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, उसमें हम लोगों ने नाम लिया था विजिबल रीजन, एक्सरे, गामा रे, याद है ना, माइक्रोवेव्स। ओके, तो आज हम लोग डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस में पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। वैसे मैंने 11th में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया था। साथ में आज भी कुछ चीजें डिस्कशंस करने वाला हूं। आज बेसिक लेक्चर्स है। आप लोगों को थोड़ी हिस्ट्री बोलना पड़ेगी मुझे, मतलब आज जरा सा बोर लगेगा। सर क्यों बोर कर रहे हो? क्या करें यार, मजबूरी है। कुछ हिस्ट्री है, कुछ चीजें है, उसको बताना, इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। तो चलो आज के लेक्चर को बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम देखने वाले इंट्रोडक्शन में ही आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कुछ फेनोमेना, जैसे कि रिफ्लेक्शन, क्लास 10th में लाइट सेक्शन, याद है? लाइट सेक्शन है ना। उसके बाद में रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, याद आ रहा है? डिफ्रैक्शन, याद आ रहा है कुछ? वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम लोगों ने देखा होगा स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में विजिबल रीजन, याद है? एक्सरे, गामा रे, माइक्रोवेव्स, विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट रेज, ऐसे रेज के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया होगा बच्चों। हम लोग इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले। और साथ में जैसे चैप्टर नंबर 3 में जो केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, उसमें भी आप लोगों ने बच्चों कुछ बातें की है जो स्पेक्ट्रम के बारे में थी। करेक्ट है? उसको भी हम लोगों को ज्यादा रिवाइज करना नहीं है। मैं बताऊंगा आपको ये जो एक मेन वर्ड्स है इसमें, पहले इसके ऊपर चर्चा होने लगी, बाद में उधर जाने वाले। पहले रेडिएशंस के बारे में डिस्कशन होना। मतलब भैया ये जो रेडिएशन है, ये रेडिएशंस को हम लोग पहले सबसे पहले मानते थे वेव, लेकिन यहां पे डुअल नाम है, मतलब कुछ ना कुछ तो गफला है भैया। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आते हैं उसको हमने पहले वेव्स के फॉर्म में देखा था। साथ में बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं ये जो वेव्स आ रही, जैसे कि सन से रेडिएशंस आ रहे, तो हमने मानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नाम दिया वेव, है ना, वेव्स आ रही है बच्चों। इसमें हम लोग बात करने वाले ये वेव्स तो है, लेकिन इस वेव के साथ ऐसे 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 करते हुए ये वेव जो आ रही है उसके साथ में कुछ पार्टिकल है। पार्टिकल, वेव इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, इसलिए इसका नाम रखा गया है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। जो भी रेडिएशंस आ रही है उसको पहले हम लोग वेव्स मानते थे। मैं अब भी साइंटिस्ट लोगों का नाम लेते नहीं बैठूंगा भैया। आपके पास ये वाले ये थ्योरी है ना, उसको कोई लॉजिक नहीं है, बराबर है? तो वो नाम में कोई लॉजिक नहीं होता कि इस साइंटिस्ट ने, आइंस्टाइन ने बनाया, प्लैंक्स ने बनाया, ऐसे नाम है तो आप लोग देख लेना, ठीक है? तो पहले ऐसे मानते थे हम लोग, जो भी वेव्स आ रही है, जो रेडिएशंस आ रहे सन से हमारे पास, वो वेव के फॉर्म में आ रहे। लेकिन बाद में समझ में आया भैया कि वो साथ में कुछ पार्टिकल को लेके आ रहे, और इस पार्टिकल का हमने नाम दिया है क्या क्या क्या? फोटॉन्स। क्या नाम दिया भैया? फोटॉन्स। और इसी फोटॉन्स को हम लोग क्वांटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटा भी बोलते हैं। ऑल इज वेल, कोई टेंशन है? तो चलो बच्चों हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। कुछ प्लैंक्स नाम के जो साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा है कि ये जो आपके जो भी क्वांटा या क्वांटिनाइजेशन ऑफ एनर्जी वाज प्रपोज्ड बाय द प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक्स नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने कहा है कि ये जो आते हैं, ये आते हैं क्वांटिनाइजेशन ऑफ एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है? उन्होंने कहा है कि ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल आते हैं, एनर्जी जो होती है वो इमिटेड होती है पैकेट, मतलब ऐसे नहीं कंटिन्यूसली नहीं, पैकेट, एक एक पैकेट, ऐसे छोटे छोटे पैकेट बनते हैं और पैकेट के फॉर्म में आते हैं, मतलब बंडल्स ऑफ
और पैकेट। देखो फोटॉन्स की डिफाइनिंग में मैं आपको बता देता हूं कि फोटॉन्स किसको कहते हैं। किसी ने कहा तो बता सकते हैं, बंडल और पैकेट ऑफ एनर्जी विच आर इमिटेड सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज द फोटॉन्स। और इसी को हम लोग है ना क्वांटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? क्वांटा भी कहते हैं। मतलब जो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में कहा गया कि ये जो एनर्जी है कोई भी सोर्स हो, जैसे कि लाइट हो आपका आपके घर में या आपका सन हो, वहां से जो लाइट आ रही है ना वो पैकेट के फॉर्म में आ रही है। जैसे पैकेट नहीं क्या होते हैं, जैसे कि कोई भी चीज के पैकेट बनते या बंडल बनाते हैं, जैसे कि पेपर का बंडल बनाते हैं, ऐसे बंडल से बंडल एनर्जी आती रहती है। उस चीज को हम लोग फोटॉन्स और क्वांटा कहते हैं। भैया ये जो एनर्जी है ये एनर्जी डिपेंड है भैया एच न्यू। सर न्यू क्या है? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, गिवन लाइट की जो भी गिवन लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर मेरी एनर्जी डिपेंड है। मतलब जो पैकेट और बंडल्स ऑफ एनर्जी जो है वो पूरी की पूरी आपकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा उस पैकेट और बंडल का ज्यादा एनर्जी होगी। साथ में भैया एच क्या है? एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, एच की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड। थोड़ा आगे पीछे लिखते हैं लेकिन 6.6 फिक्स है भैया, 6.6 फिक्स है नंबर। ठीक है ना, ये आपने कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं, या 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड भी लिखा जा सकता है आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से, या गिवन डेटा आपको दे देने वाले या गिवन वैल्यू भी देते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब ये कैसे आती है एनर्जी? पैकेट और बंडल्स ऑफ फॉर्म। लेकिन ये एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड है? किसके? ये एनर्जी भैया आपकी इसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है। मतलब वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं। जैसे कि 11th क्लास में आपने फार्मूला पढ़ा होगा V = n लैम्बडा। हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मॉडर्न नाम ही क्या है भैया? हमारे मॉडर्न फिजिक्स में पुराने सिलेबस में 4 चैप्टर रहते थे, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन 11th में डाला तो 3 चैप्टर बाकी है। तो इलेक्ट्रॉन फोटॉन का नाम रखा गया है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स। बात समझ में आ रही है? तो ये मॉडर्न फिजिक्स है। और मॉडर्न फिजिक्स मतलब मॉडर्न जमाने का। एक्चुअली ये भी सिलेबस बहुत पुराना भैया, क्यों मॉडर्न बोलते मुझे भी पता नहीं है। सर मॉडर्न किसको कहते हैं? जो अभी अभी डेवलप हुआ तुरंत उसको कहते हैं। हम लोग तो जो पढ़ते हैं ना वो बहुत पुराना चीजें पढ़ते रहते हैं, है ना। तो यहां पे यही फार्मूला हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, v मतलब वेलोसिटी, कोई पार्टिकल, लेकिन ये लाइट की स्पीड है इसलिए c कहते हैं उसको, लाइट, क्योंकि लाइट की स्पीड है। और इसको न्यू कहा जाता है, न्यू, v नहीं हो, न्यू है और लैम्बडा से। बात समझ में आ रही है? किसी ने कहा कि न्यू और इसका रिलेशन बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो कुछ लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज्यादा। समझ में आ रहा है भैया? अरे इसके जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते, कोई टेंशन नहीं है। और देखो ना, थोड़ा लॉजिकली सोचा जाए तो ये बात भी सही है। किसी पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी मतलब वो पार्टिकल जोर से मूव करेगा, जोर से जूम ऐसे करेगा, जूम। ज्यादा जोर से घूमना है तो उसको सीधा चलना पड़ता है। तो इसकी वेवलेंथ कहां है भैया? वेवलेंथ जितनी कम उतनी एनर्जी ज्यादा। समझे ना? अरे कोई पार्टिकल धीमे चल रहा है तो ऐसा ऐसा चलेगा भैया, चल सकता है। लेकिन यही पार्टिकल को अगर फास्ट चलना है, फास्ट, ये स्लो चल रहा है, ठीक है चलेगा। इसकी वेवलेंथ देखो, इसको वेवलेंथ कहते हैं, पता है ना आप लोगों को? इसको वेवलेंथ कहते हैं, ये इसको। अब कोई पार्टिकल फास्ट जा रहा है, जूम, अगर फास्ट पार्टिकल गया तो क्या होगा? फास्ट पार्टिकल जाने से आपकी वेवलेंथ कम होगी। सही है, समझे ना? ओके, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उसकी। ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का मीनिंग एक ही होगा आपके लिए। बच्चों देखो, इसके बाद में हम लोग बात करने वाले फोटॉन्स, बंडल और पैकेट ऑफ एनर्जी है विच आर इमिट द सोर्स ऑफ लाइट। उसको क्वांटा भी कह सकते हैं हम लोग। इसके पास इतनी एनर्जी होती है। और ये जो फोटॉन्स होते हैं ये टीनी पार्टिकल्स है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते भैया, आंखों से तो देखना दूर की बात है। मतलब आंखें ऐसे फाड़ के भी देखो ना तो भी फायदा नहीं होगा, नहीं देखेंगे। इतने छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स है और वो ऑक्सीलेट करते,
क्या करते हैं ऑक्सीलेशन करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो वो ऑक्सीलेट करते हैं, इसके कारण वो जो एनर्जी है कुछ डिस्क्रीट पैकेट के फॉर्म में एनर्जी उनकी आती रहती है, जो सोर्स ऑफ लाइट हो मेरा वहां से ऐसे ही एनर्जी आने लगती है। ठीक है, और आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर हो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको दिया गया है। मैं इसके ऊपर ज्यादा बात करने वाला नहीं था, मैंने ऑलरेडी कहा है, थोड़ी थोड़ी बातें कर रहा हूं, है ना, और भी इसकी बातें कर सकता हूं। तो E इज इक्वल टू आइंस्टाइन का इक्वेशन पता है आपको, E इज इक्वल टू mc², और इसके जगह पे अगर रख दूं मैं, देखो mc² इज इक्वल टू h डाल सकता हूं। किसी ने कहा है कि मास कितना होता है, तो आप लोग डाल सकते हैं h, देखो h, यहां पे c² नीचे, ये भी होगा, या न्यू की वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं c/λ। तो m इज इक्वल टू h c/λ, ये c², c से c एक मर गया। तो यहां पे मास ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं, और मास, रेस्ट मास का फोटोन 0 होता है, ध्यान रखना। मूविंग मास का कितना मास होगा ये नहीं बता सकते, लेकिन एक फार्मूला के तौर पे बता रहा हूं मैं, h c/λ। किसी ने कहा है कोई फोटॉन्स अगर ये मूव कर रहा है तो उसका मास कितना होगा, तो इतना मास होता है भैया। किसी ने कहा कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि इसकी स्पीड 0 हो रही है ना। तो रेस्ट मास ऑफ द फोटोन क्या होता है, 0 होता है। ये याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये आपके बुक्स में नहीं दिया है। आप बोलेंगे सर हमारे बुक्स में नहीं है, क्यों बताते? नॉलेज होना बहुत जरूरी भैया। विदाउट नॉलेज कोई चीज करना पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, दे आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ये जो फोटॉन्स है दे आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी इस्तेमाल करो वो डिफ्लेक्ट होता नहीं है, ना आगे ना पीछे, कुछ नहीं सर। मतलब ये पार्टिकल जा रहा है, किसी ने कहा चलो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, कोई फायदा नहीं। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो, ऐसी कोई फायदा नहीं। वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। रेस्ट मास ऑफ द फोटोन 0 भैया, समझ में आ रहा है? इसके पास एनर्जी E इज इक्वल टू h न्यू इतनी होती है। ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को फोटॉन्स के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। अब देखने वाला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो इसको स्क्रीनशॉट निकालना तो निकालो, ये तो नॉलेज के लिए बातें बता रहा था मैं। नेक्स्ट देखने वाले भैया 14.2 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपके बुक्स में 14.2 दे वाला पहला इंट्रोडक्शन है, 14.1 इंट्रोडक्शन है। क्या मतलब है सर, समझा दो। वर्ड से कुछ पता लग रहा है, इस वर्ड से समझ में आ रहा है कि फोटो है मतलब फोटॉन्स है, एक और चीज है इलेक्ट्रिक है, और इफेक्ट हो रहा है। कैसे? इसका एक ऐसा इफेक्ट हो रहा है, इस मतलब फोटोन के कारण एक इफेक्ट हो रहा है, वो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट का। इसीलिए भैया इसका नाम रखा गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसके कारण? फोटॉन्स का कुछ इफेक्ट होगा, और उस इफेक्ट कौन सा होगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का, या इलेक्ट्रिक करंट तैयार प्रोड्यूस होने का, ऐसा इफेक्ट होने वाला है। ऐसी चीज को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले भैया ये क्या इफेक्ट है क्या नहीं है जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप लोगों को एक मेटल सरफेस लेना है। कैसे? मैंने मेटल सरफेस, नाम देखो मेटल सरफेस है, जो कि आप लोगों के सामने एग्जांपल हो सकते हैं कि जैसे कि जिंक है, बहुत सारे हैं, मैग्नीशियम, जो भी पकड़ना है पकड़ ले। ठीक है, अगर मैंने कोई एक मेटल सरफेस ले लिया, ये ठीक है, ये मेटल्स है, और मेटल सरफेस ऐसा है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि मैं एक बुक्स उठाऊंगा अभी, देखो ये बुक्स है, ये बुक का नीचे वाला पार्ट से ऊपर का सरफेस ये पेज है, ये दिखाई दे रहा है ना, ये सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, नीचे की बात नहीं कर रहा हूं, सरफेस की, ऊपर की। आपके तरफ देखो, आप ये दिख रहा है, तो ऊपर वाला सरफेस कौन सा? ये पेज है ऊपर वाला। ये अंदर वाली की बात नहीं कर रहा, ऊपर सरफेस वाली की बात चल रही है हमारी। ध्यान देना अभी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मुझे बताओ, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन्स होगा, या पहले न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यहां इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां पे दूसरा एक एटम्स है, इसका न्यूक्लियस है, यहां इलेक्ट्रॉन्स है। ये बी न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींचता है, या इधर वाला भी इसको खींचता है, इधर वाला भी इसको खींचता है, इधर वाला भी इसको खींचता है, इधर वाला भी खींच सकता है। मतलब सभी तरफ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो मैं जानबूझकर अब ग्रीन पेन से निकाल रहा हूं, इस इलेक्ट्रॉन को
सभी अपने अपने एटम्स के जो न्यूक्लियस है सभी उसको खींचते हैं, मतलब उसको खींचने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे की कुछ ना कुछ तो एनर्जी होती है और इस एनर्जी के कारण एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, जो भी एनर्जी बोलना है बोल लो। बात समझ में आया? मतलब जो अंदर वाला, मतलब सरफेस की बात नहीं, अंदर जो है कोई भी एटम्स है और उसका इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको खींचते रहेंगे। लेकिन जो सरफेस में यहां देखो, अलग मार्कर, रेड मार्कर से इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये खींच रहे हैं इधर से, ये भी इधर से खींच रहा है, ये भी इधर से खींच रहा है, ये इधर से खींच रहा है, लेकिन ऊपर से ये फ्री है, ऊपर से कोई एनर्जी नहीं है उसको, या कोई इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये एटम्स अट्रैक्शन वाला, कोई अट्रैक्शन रिपल्शन वाला कोई फोर्स नहीं है। जो भी फोर्स है इसका ऊपर कोई फोर्स नहीं है। ऊपर जो सरफेस की बात कर रहा हूं, कौन से, इस मेटल सरफेस की बात कर रहा हूं, देखो मेटल सरफेस की बात कर रहा हूं मैं। ये जो मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पे सभी देखो, ये ऊपर वाला, ये जो लेयर है ना ऊपर की, इस मेटल सरफेस की बात चल रही है। इस मेटल सरफेस के ऊपर जितने भी चार्ज है वो मेरे ख्याल से फ्री है, ऐसे बोल सकते हैं। फ्री नहीं है एक्चुअल में, बोल रहा हूं मैं मेटल सरफेस पे जो भी चार्ज होंगे उसकी बात कर रहा हूं। ओके, अब आप लोगों ने सुना है कि जो रेडिएशन आती है सन से रेडिएशन आ रही है, जूम जूम आ रही भैया। ये जो रेडिएशन है ना, इंसिडेंट रेडिएशन, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। इस रेडिएशन में कौन है, तो फोटॉन्स है। कौन है भैया, ये फोटॉन्स है। ऐसे फोटॉन्स आ रहे, जुम 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 जुम, कोलाइड्स हो रहे, ये ऐसे आ रहे फोटॉन्स। ये फोटॉन्स हो रही इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट। जैसे इंसिडेंट हो गए फोटॉन्स, वैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन किसी को मांग रहा है, जैसे कि मुझे आके एनर्जी दो भैया, समझा गया। तो ये एनर्जी मांग रहे थे ऑलरेडी, और कोई ना कोई आके एनर्जी देने के लिए तैयार है। कौन, जो रेडिएशन के पास जो रेडिएशन है उसमें है फोटॉन्स, वेव और फोटॉन्स, है ना। वेव और फोटॉन के फॉर्म में रेडिएशन आती है, तो फोटॉन्स आएगा। फोटॉन्स के पास, हर फोटॉन्स के पास एक एनर्जी होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू। अभी बताया मैंने, इसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है भैया इसकी एनर्जी। एक सफिशिएंटली एनर्जी आ गई, सुटेबल फ्रीक्वेंसी, नाम दे हो सकता है, क्या है सुटेबल फ्रीक्वेंसी, क्या है, इंसिडेंट ऑन अ गिवन मेटल सरफेस। बात समझ में आ रही है, मतलब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी, जितनी होना चाहिए उतनी। बात समझ में आ रही क्या, या आप भूखे हो, अब मैंने बोला कि चलो एक काम करता हूं मैं, आपको एक बिस्किट देता हूं, दिन भर काम करना है। एक मुझे यहां पे एक खड्डा को मुझे खोदना है, मैंने बोला कि चलो एक बिस्किट देता, 24 घंटे काम करना है। आप बोलेंगे मारोगे क्या मुझे, आपको सुटेबल दिया, आपको बोला चलो आपकी भूख कितनी है, 5, चलो मैंने बोला चलो 5 देते हैं हम लोग रोटी आपको, और सब्जी भी देते हैं आपको जितनी लगती उतनी, ठीक है। आप बोलेंगे ठीक है, हाँ मैं काम करने के लिए आप तैयार हूं, 8 घंटे काम है, क्या आप क्या 8 घंटे काम कर लूंगा। इसलिए उसको वैसे बोल रहा हूं, सुटेबल मतलब जितनी चाहिए उतनी फ्रीक्वेंसी दे रहा हूं मैं, जितनी चाहिए उतनी फ्रीक्वेंसी दे रहा हूं। तो इसलिए सुटेबल फ्रीक्वेंसी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी करेगा, ऑब्जर्व, जूम ऐसे लेगा, जूम ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने के बाद यहां पे इस इलेक्ट्रॉन को कुछ लोगों ने बिजी करके रखा है, देखो इसको पकड़ के रखा है। तो इसको इस मेटल सरफेस से फ्री होने में, क्या है, मेटल सरफेस पे फ्री है ना होने के लिए जो एनर्जी लगती है, जो एनर्जी है ना लगती है, बात समझ में आ रही, फ्री होने के लिए एनर्जी लगती है, उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, समझेंगे, पूरा समझेंगे, वर्क फंक्शन कहते हैं। मतलब ये पहले फ्री नहीं था ना, इलेक्ट्रॉन इधर वाला तो आना बहुत ही मुश्किल है भैया, लेकिन ऊपर वाले में फ्री हो सकता है अगर एनर्जी दी गई तो, फ्री हो सकता है अगर एनर्जी दी गई हो तो एनर्जी दे रहा हूं मैं, लेकिन उसमें कुछ एनर्जी यहां पे स्पेंड हो रही है, और वो स्पेंड हो रही है ना, स्पेंड हो रही है किसमें, वर्क फंक्शन में, फ्री होने में। फ्री होगा इलेक्ट्रॉन, जैसे ही फ्री हुआ वैसे वो इजेक्ट होगा। क्या होगा, इजेक्ट होगा। आप लोग इमिड बोलो, बाहर निकलेगा। क्यों, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन
कम होता है भैया। मतलब अपनी एनर्जी दी, समझो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिनने का तरीका है, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको बाद में। 10 दी, ये चाहता फ्री होने में 2 या जो भी समझो अपन 0.5 इलेक्ट्रॉन कम पकड़ रहे, कम एनर्जी लगती है फ्री होने में, तो रिमेनिंग आपके पास, इसको 1 बोलो, मतलब कैलकुलेशन में इजी जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितनी बाकी? 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने के कारण वो इजेक्ट हो सकता है। अभी भी इजेक्ट होगा, थोड़ा कम पकड़ो, मतलब पता लगेगा आपको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फ्री होने में गई, बची कितनी? 2 के कारण इजेक्ट होगा। अभी भी पॉसिबल नहीं भैया, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन इजेक्ट होने की, इमिट होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी होगा इसकी गारंटी नहीं है। कैसे नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करते रहूंगा, आप लोग ध्यान देना है खाली। आपको दिखाई दे रहा है भैया, कोई टेंशन नहीं है, ओके, ऑल इज वेल है। मतलब मैंने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, उसको फ्री इस मेटल सरफेस पे, ओनली मेटल सरफेस की बात कर रहा हूं, अंदर की बात नहीं है। अंदर तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सभी तरफ से खींच रहे उसको पकड़ पकड़ के। एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसको एनर्जी देना पड़ेगा। मैंने बोला वर्क फंक्शन 2 है, मैंने 4 दे दी, तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा क्या? सवाल है, नहीं होगा। अभी भी चांस है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन होगा इसकी गारंटी नहीं। अब बोलेंगे क्यों सर? क्योंकि भैया ये इलेक्ट्रॉन बाहर आने के लिए इधर उधर बाकी के कुछ चार्जेस है, उसका कोलिजन हो सकता है, एनर्जी वेस्ट जा सकती है, और वेस्ट जाने के बहुत सारे चांसेस है यहां पे। अरे भैया आपको दे दिया मैंने एनर्जी, क्या पूरी की पूरी मैंने जो दी है मेरे काम के लिए यूज नहीं कर सकते आप? आपको उठना है, मॉर्निंग में नहाना है, धोना है, जो भी काम करना, घर के भी काम करना पड़ेंगे ना। क्या मैंने एनर्जी मिला था, 5 चपाती दी और 1 कटोरा आपको सब्जी दे दी, मैंने बोला कि ये काम मेरे लिए करोगे क्या? नहीं, क्योंकि आपके 24 घंटे में से 8 घंटे मेरे लिए काम कर रहे, लेकिन बाकी जो टाइम है 16 घंटे वाला, वो तो आप खुद के लिए कर रहे हैं ना, तो वहां पे भी एनर्जी वेस्ट होने वाली कि नहीं होने वाली? वैसे मैंने तो दे दी आपको, लेकिन गारंटी अभी भी नहीं, काम होगा नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता भैया। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन काम कर सकते, क्योंकि मैंने दिया, मुझे पॉसिबिलिटी लग रही, चांस लग रहा है कि इमिट हो सकता है। बात समझ में आ रही? मतलब मैंने एनर्जी दे दी, कुछ अपने वर्क फंक्शन में दे दी, बाकी की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब आप लोग लिख सकते हो, मैंने जो एनर्जी दी इसको ई लिखते हैं, जो ये वर्क फंक्शन में, अच्छा इसके बाद में कोलिजन में कितनी हो रही है, कोलिजन ऐसे लिखता हूं मैं, वर्क फंक्शन को W0 से लिखते हैं। कुछ लोग अलग अलग सिंबल इस्तेमाल कर सकते, कोई लोग कुछ फाई कर सकते हैं वर्क फंक्शन, और जो बाकी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। मैंने कितने दी भैया? 4। कोलिजन कितना और ये एनर्जी, एक समझ रहे कि ये आइडियल मेटल सरफेस है, उसमें कोई कोलिजन नहीं हो रहा है, मान रहे, होता नहीं है ऐसे प्रैक्टिकली, मान रहे हैं, कंसीडर कर रहे, सपोज बोल रहे, 0 हो गए। वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन है, कितनी एनर्जी बची? काइनेटिक, तो 2 काइनेटिक एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। कब? अगर ये कोलिजन नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन 100% होगा, और इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मतलब जितनी एनर्जी दे रही है उसमें से कन्वर्जन मैक्सिमम, यहां पे एक काम करो, नहीं तो 6 पकड़ते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, और भी 6 पकड़ते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 2 गए तो ये 4, अच्छा मैक्सिमम एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। ये केस थी ऐसी, लेकिन दूसरे केस में मैंने देखा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही, कोलिजन में उसने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेस्टेज की, वर्क फंक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन, एक तो फिक्स है, वो मेटल सरफेस के नेचर पे, मटेरियल पे डिपेंड होता है, तो भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा है। मैंने बोला चलो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां कोलिजन में वेस्टेज कर रहा है, मतलब यहां कुछ होती है, और भी फैक्टर हो सकता है, मैं बोल रहा हूं इतना। ये 2, मुझे बताओ कितनी एनर्जी? 0। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या इजेक्ट हो पाएगा? जस्ट इमिट हो सकता है, लेकिन नहीं होगा। जैसे कि यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे तो माइनस में होगी, तो इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल इजेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल इमिट नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी ही नहीं इमिट होने के लिए, उसने वेस्टेज कर दी वहां पे, बर्बाद कर दी, बर्बाद हो गया भैया। ये तो बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए इस चीज में। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रॉन को इजेक्शन कर रहे हैं हम लोग, बाहर निकाल रहे हैं, फिर उसको करेंगे वो कुछ सर्किट डिजाइन करते हुए, करना है हम लोगों को, सर्किट डिजाइन करके इस इलेक्ट्रॉन को एक जगह से ऐसे फ्लो करेंगे, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन ऐसे साथ में, और इसका इफेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का। लेकिन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने का यह तरीका है। और भी तरीके होते हैं, आपके बुक्स में नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ने क्या किसी मेटल सरफेस को हीट दे के भी इजेक्ट कर सकते, बाहर निकाल सकते। इस मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन थे, इसको हम लोग बाहर निकालने का तरीका होता है हीट। टेम्परेचर दो, इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। उसमें भी ऐसे प्रॉब्लम, बात समझ में आ रही है? मतलब ऐसे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करते हुए भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके। लेकिन हमारे बुक्स में ओनली एंड ओनली रेडिएशंस देके ही हम लोगों को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, क्योंकि इसमें होते हैं फोटॉन्स। कहा है वो, ये होते हैं फोटॉन्स, और इस फोटोन के कारण मुझे पैदा करना है इलेक्ट्रिक करंट। भैया बात समझ में आ रही है? क्योंकि मेरा नाम ही फोटोन के कारण इलेक्ट्रिक करंट पैदा करना है, ये इफेक्ट मुझे इस चैप्टर में जानना है। ये हीट देके, इलेक्ट्रिक फील्ड देके हम लोगों को इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना नहीं है मेथड्स, वो मेथड होती है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोगों को नहीं है भैया, समझे ना? नहीं तो उसकी तरफ भागोगे तो और भी आप लोगों का ये लेक्चर बड़ा भी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपने क्या पढ़ा है? सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन अ गिवन मेटल सरफेस, suitable frequency incident on a given metal surface. The emissions of photoelectron is called as the photoelectric effect. मेरी डिफाइन समझ में आ रही है? दिखाई दे रहा था आपको? नहीं दिखाई दे रहा? आपने बोला भी नहीं भैया, कैसे बोलेंगे मौलाना सर? अब देखो नीचे की एग्जांपल देखो, ठीक है ना? ये एग्जांपल देखो, ठीक है ना? समझे? यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन लिया, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड है, तो यहां पे बिल्कुल नहीं, मतलब निगेटिव एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे इमिट होगा? सिंपल से एक डिफाइन क्या बना सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की? सिंपल डिफाइन हो सकती है क्या? सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन अ गिवन मेटल सरफेस। वर्ड इंपॉर्टेंट, मेटल सरफेस, मेटल नहीं, मेटल का सरफेस, ओनली मेटल का सरफेस, वर्ड को याद रखना बिल्कुल। सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन अ गिवन मेटल सरफेस द इमिशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, इजेक्शन होगा, बाहर निकलेंगे। इसी फेनोमेना को, इसी इवेंट्स को, इसी घटना को हमने नाम दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं यहां पे फ्रीक्वेंसी हाई होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी हाई होना चाहिए, है ना? वेवलेंथ के बारे में बताया तो लो वेवलेंथ कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही, मैंने आपको रिलेशन बताया ना, C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, तो न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्बडा। एक ही है, फ्रीक्वेंसी को हाई बोलो या वेवलेंथ को लो बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। अरे ऐसे खाओ पेट में जाना चाहिए भैया, समझा? कितना बोर कर रहे हैं सर, समझे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ रहा है? क्या हो रहा है? इस फोटोन के कारण हो रहा है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन आने के बाद, मतलब सॉरी फोटॉन्स आने के बाद मेटल सरफेस पे वो ऑब्जर्व करते हैं एनर्जी। क्या करते हैं? ऑब्जर्व। एक बात और, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकता है। आई विल रिपीट, एमसीक्यू सीईटी के लिए, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकता है। मतलब एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके इमिट होगा। मतलब एक फोटोन आगे 4 इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, ऐसे नहीं, या 10 फोटॉन्स आगे 1 इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, ऐसा नहीं। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है। मतलब फोटोन की एनर्जी के ऊपर डिपेंड है सभी चीजें। कहानी समझ में आ रहा है? ओके, बढ़ना आगे। एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैंने यहां पे ड्रॉ द लेबल डायग्राम। एचएससी बोर्ड में 2 मार्क के लिए डायग्राम होती है। एचएससी बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाओ, अगर पुराना क्वेश्चन पेपर हो तो उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे, ड्रॉ द डायग्राम, 2 मार्क के लिए क्वेश्चंस। जैसे कि पहले हमने परफेक्टली ब्लैक बॉडी की डायग्राम, स्पेक्ट्रम निकालो या कोनिकल पेंडुलम निकालो, और इसकी लेबलिंग, मतलब डायग्राम, ये लेबल देखो, फोटोसेंसिटिव इमिटर प्लेट, ये कलेक्टर प्लेट, इलेक्ट्रॉन्स है ना? ये जो लेबलिंग होती है इसके लिए 1 मार्क होता है। तो ये डायग्राम आपको अच्छी तरह से करना है। तो चलो बच्चों, मैं थोड़ा लॉजिक क्या क्या था इसके पीछे, क्या क्या नहीं बता देता हूं। ये इमिटर, मतलब ये इमिट करता है,
ढकेलता है, इमिशन करने का काम। कलेक्टर मतलब कलेक्ट करता है। कुछ लोग इसको कैथोड और एनोड भी बोलते हैं। मतलब इमिटर को क्या बोल सकते हैं, कैथोड, और जो सी इस्तेमाल किया हमने कलेक्टर को एनोड भी बोलने के चांसेस है। तो डरो मत, ऐसे कोई टीचर ने बोला है तो सर ने तो बोला नहीं था, ऐसे क्लेम मत करना भैया। चलो, तो ये इमिशन करता है, कलेक्ट करने का काम करता है। क्यों करता है समझ लेंगे ना। ये इवाकुलेटेड ग्लास ट्यूब है भैया, मतलब इसमें कोई गैस नहीं होना चाहिए। गैस रहा तो इस पे बहुत सारा परिणाम हो सकता है हमारे प्रैक्टिकल के ऊपर जो सेटअप किया गया है। इसलिए इसकी इवाकुलेटेड मतलब कोई गैस नहीं, वैक्यूम होना चाहिए पूरी की पूरी ये ट्यूब। समझ में आ रहा है। ये क्वार्ट्ज विंडोज है ताकि ओनली एंड ओनली लाइट पास हो जाए, बाकी के पार्टिकल नहीं होना चाहिए पास, नहीं तो ये आपको पता है कि कार्बन चढ़ता है उसके ऊपर खराब होने के चांसेस होते हैं। इसलिए क्वार्ट्ज विंडोज लगाई है ना, और ओनली लाइट पास होना चाहिए, बाकी की नहीं होना चाहिए। ये फोटोसेंसिटिव मतलब इस मेटल सरफेस पे पॉलिश किया जाता है। अल्कलीन ग्रुप वाले जो भी आपको पता है ना, SO2 कुछ तो SiO2 ऐसे कुछ तो ऐसे बहुत सारे ये कलरिंग करते उसकी और ये पॉलिश करते। मतलब जो फोटोसेंसिटिविटी मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए, ये बात ध्यान रखना। वो मुझे पता नहीं है कि SiO2 है क्या कोई, मुझे पता नहीं, बोल रहा हूं मैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद में ये क्या, कम्यूटेटर मतलब ये वोल्टेज रिवर्स करने में काम आता है। मतलब पहले अगर आपकी पिन होती है ना, ऐसे डालते हैं हम लोग, याद है आपके घर में ऐसे आता है तो उसमें पिन डालते हैं, तो उसको चेंज नहीं कर सकते ना ऐसे, तो ये चेंज करने का एक तरीका होता है। यहां पे इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, किसके कारण, इस फोटोन इंसिडेंट होने के कारण, लाइट इंसिडेंट या रेडिएशन इंसिडेंट होने के कारण वो काम करता है माइक्रोमीटर, करंट मेजर कर। और वोल्ट मीटर कितना वोल्टेज हो रहा है, ये पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट है कम ज्यादा करने के। और ये वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स है, नीचे जो दिख रहा है ना, मतलब सोर्स वोल्टेज चेंज कर सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे कि हम लोग हमारे जो फैन होता है, फैन से करते हैं ना, स्पीड चेंज करते हैं हम लोग हमारे घर की, वैसे। तो चलो बच्चों, मैं प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने जा रहा हूं फिलहाल में, और ऑब्जर्वेशन क्या है इसके ऊपर कल बात होने वाली, क्योंकि लेक्चर पॉसिबल नहीं होगा। मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन है, देखो, सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन अ गिवन मेटल सरफेस। देखो ये जो चीजें मान रहे हैं ना हम लोग, ये आइडियल है मान के चल रहे, एक्चुअली कोलिजन होता है, ये होता है, मैंने सब कुछ चीजें बताई है। तो ये मत कंसीडर करना कि सर जो बोल रहे हैं वो 100% सही है, नहीं, ये आइडियली मान के मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं। ये मेरे घर की कहानी नहीं है भैया, ये आइडियली है, आइडियल है ऐसे मान के, मतलब कोलिजन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, इसको कंसीडर कर रहा हूं मैं, नहीं हो रहा है बोल के। तो ये सुटेबल फ्रीक्वेंसी पहले देखो, लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसको। कौन सी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये हम लोग बात करने वाले, ठीक है ना। तो यहां पे सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन अ गिवन, देखो पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारे इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी which require the emit the photo electrons, minimum frequency which emit the photo electrons। जिस फ्रीक्वेंसी पे मैंने दिया पहले, चलो 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया, क्या हुआ, फोटॉन्स जो इलेक्ट्रॉन से इमिट नहीं हुए, नहीं हो रहे, नो। 2 दिया हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, नो। 3 दी तो भी फोटॉन्स नो, इमिशन नहीं हो रहे इलेक्ट्रॉन, सॉरी। 4 दे दी, यस अब मैं होगा। तो ये जो 4 है भैया मिनिमम, कम से कम 4, उसके बाद में 5 दे सकते हो हर्ट्ज, 6 दे सकते हो, लेकिन कम से कम कितनी, 4 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसकी। इसी फ्रीक्वेंसी को भैया हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा। इसलिए देखो, द लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो इमिशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अरे भैया ये जो फोटॉन्स आ रहे हैं उनके पास एनर्जी नहीं ज्यादा, तो एनर्जी नहीं, तो इस मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन जो है उनको एनर्जी मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। और मिली भी तो वर्क फंक्शन में मिले होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होता होगा लेकिन इमिट नहीं होता होगा, हो सकता है ये भी बात, समझे ना। तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे इसमें से, इस मेटल सरफेस पे। बात समझ में आ रही है। दोबारा आप देखो, सुटेबल फ्रीक्वेंसी पहले लेस देन थ्रेशोल्ड मतलब बहुत कम दिया, अब ज्यादा दे रहा हूं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या बोल रहा मैं अभी, कि मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो थी वो दे दी अभी, मतलब
सुटेबल बोल रहा हूं, सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन अ गिवन मेटल सरफेस, सुटेबल दे दी। यहां की जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, फ्री होने के लिए जो काम होता है उसको वर्क फंक्शन कहा जाता है। मतलब मैंने एनर्जी फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में एनर्जी दे दी, जैसे कि 10 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी, और वर्क फंक्शन में जो इलेक्ट्रॉन फ्री होने के लिए यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगती थी। बात समझ में आ रहा है? और कंसीडर कर रहा हूं यहां पे कोई कोलिजन, कोई चीजें हो रही नहीं है, बिल्कुल फ्री है यहां पे। तो कितनी बची भैया? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बची। तो ये मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूं, जितनी एक्स्ट्रा थी वो पूरी की पूरी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को इमिशन होने में काम आ रही है। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई कोलिजन नहीं हो रहा, मान के चल रहा हूं मैं। होता है एक्चुअली, ओरिजिनल होते प्रैक्टिकली होता है, लेकिन मैं मान रहा हूं ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, इमिट होने के बाद यहां पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होते भैया, बहुत कलेक्ट हो रहे, बहुत कलेक्ट हो रहे, ऐसे बहुत ज्यादा। मैंने बोला काम करते यार, देखो इमिटर इमिशन कर रहा है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आएंगे आएंगे आएंगे, यहां पे बहुत भीड़ होगी। तो भीड़ होने से क्या होगा, यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सारे बहुत भीड़ होगी, देखो यहां पे, और यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं, यहां पे बहुत भीड़ होगी, बहुत ऐसे। तो यहां से जो इमिशन होने वाले इलेक्ट्रॉन से, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज है और इमिशन होने वाले पे भी निगेटिव है। पहले इमिशन होने के मतलब जैसे ही कुछ पहले 5 मिनट में देखा मैंने, करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स आके यहां पे बैठे, और यहां से इमिशन अब बंद होगा। क्यों बंद हो सकता है पता है? क्योंकि यहां पे निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव आने वाले थे, लेकिन यहां पे जगह ही नहीं उनको, और ये अपोज करेंगे ना, निगेटिव निगेटिव रिपल्शन होगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ये जो कलेक्टर है, ये इस कलेक्टर को मैं यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करूंगा। कौन से? ये कम्युनिटी के हिसाब से मैं यहां पे इस पॉजिटिव टर्मिनल को, ये सी प्लेट को कनेक्ट करूंगा, पॉजिटिव पोटेंशियल को। बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव को करने के बाद क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये निगेटिव है, ये कौन है? पॉजिटिव। तुरंत ये इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, और यहां की जो भीड़ है, यहां की जो भीड़ है भैया वो होगी कम, और ये इलेक्ट्रॉन आ गए यहां, और यहां से भी अब जगह मिल रही, तो ये इलेक्ट्रॉन आना चालू कर देंगे इधर वाले। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चालू हो जाएंगे। क्यों? यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल लगा, और यहां पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिर निगेटिव पोटेंशियल होगा। निगेटिव यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो निगेटिव पोटेंशियल होगा ना, यहां पे पॉजिटिव तो यहां निगेटिव आएगा। समझ में आ रहा है ना? मेरी बात समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की पहले सैचुरेशन करेंगे यहां पे, लेकिन मैंने तुरंत इसके थ्रू मैंने इस पॉजिटिव पोटेंशियल को कनेक्ट करने के कारण इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है निगेटिव, यहां है पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव का होगा अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन होने से ये इलेक्ट्रॉन करेंगे फ्लो, जूम। बिल्कुल बात समझ में आ रही? और इलेक्ट्रॉन फ्लो होना, इस चीज को हम लोग नाम देते हैं क्या? इलेक्ट्रिक करंट। भैया किसके कारण हो रहा है? इस फोटोन के कारण। किसके कारण? ये जो फोटॉन्स है इसमें, ये जो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इसमें फोटॉन्स, क्वांटा बोलो या फोटॉन्स बोलो, अगर ये फोटॉन ना आते तो इस मेटल सरफेस से इमिशन ही नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हुए, तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता था क्या? नहीं। मतलब मैं इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहा हूं, बाहर निकाल रहा हूं, किसके कारण? फोटॉन्स के कारण। इसीलिए इसका नाम रखा गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं ना, उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम है भैया? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये करंट यहां पे दिखाई देगा हम लोगों को प्रैक्टिकली, माइक्रोमीटर जो लगा है अपने एमीटर यहां, और यहां पे वोल्टेज भी समझ में आएगा, आपको दिखेगा। मतलब प्रैक्टिकली हम लोग एमीटर वोल्ट मीटर में देख सकते हैं ये चीजें, हम लोगों को फीलिंग आएगी वहां पे कि ये नॉब जुम 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 कर रहा है। मतलब बात समझ में आएगी? तो इसके जो ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगले लेक्चर में हम लोगों को बहुत डिटेल में हम लोगों को डिस्कशन करना है। तब तक आपको राह देखना पड़ेगी अगले लेक्चर की। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो बच्चों शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। यार बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करना और शेयर करते रहना है। जितना शेयर करोगे उतनी एनर्जी मिलेगी, उतने मैं काम अच्छी तरह से कर पाऊंगा। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।